फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को ज्ञानेश्वर गौतम का नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद हैं अनुरंजन झा जी, जो कि देश के एक चोटी के पत्रकार हैं। आज से 5 साल पहले केजरीवाल के अगेंस्ट में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अनुरंजन झा, और जब ये अपने पत्रकारिता के पिक पे थे तो 29 दिनों तक नक्सलियों के साथ रहकर जो इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, वो रिपोर्टिंग, उस रिपोर्टिंग ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया था। तो आइए अपने दर्शकों को परिचय कराते हैं अनुरंजन झा जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ज्ञानेश्वर जी, आपने तो इतनी चौड़ी भूमिका बांध दी कि अब क्या बोलें, बताइए। नहीं सर, जैसे अभी आप पूरे देश में घूम रहे हैं, राजस्थान हरियाणा का दौरा करने के बाद अभी आप बिहार पहुंचे हैं, क्या लगता है मोदी जी 400 पार? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है और वो अपना नारा लाती है कि कितने पार कौन जाएगा, लेकिन लड़ाई तो बहुमत की है। अभी तक जितना देश में घूमा हूं उसमें लड़ाई बहुमत की लग रही है। लड़ाई अभी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ना देश में परिवर्तन होने जा रहा है और ना संख्या बल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए ये कहना है कि लड़ाई 400 पार थोड़ा सा नारे के तक ही सीमित है। 2019 और 2024 क्या फर्क दिखता है सर? देखिए, फर्क अगर आप भारत के परिदृश्य में देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो भारत की स्थिति मजबूत हुई है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि मैं आपको मालूम है कि इन दिनों मैं पिछले कई सालों से इंग्लैंड में हूं, तो पूरे अगर यूरोप घूमता हूं, बाकी जगह जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि भारत के प्रति लोगों के भाव, खास तौर पर वहां के सामान्य जन के भाव, या अगर आप कहें वहां की सरकारों के भाव, तो वो बदले हैं। वो दृढ़ता तो दिखती है। अब देश में जो परिस्थिति है, मैं बार बार कहता हूं, आप तो पढ़ते रहते हैं तो देखते हैं कि देश हुम्बो हुम्बो कर रहा है। तो दरअसल देश अभी भी हुम्बो हुम्बो कर रहा है। 19 से 24 तक यही चल रहा है। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। कोविड ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, हमें भी किया, आपको भी किया, देश को भी किया। लेकिन कोविड में जिस तरीके से परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, जिस तरीके से चीजें बाहर आई हैं, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से दिख रही है, और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में विपक्ष बिखरा हुआ और बहुत कमजोर है। और ये जिम्मेदारी तो मोदी जी की नहीं है कि विपक्ष मजबूत करे। यही परिस्थिति है। बिहार के संदर्भ में इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैं 2 दिन ही हुआ बिहार आए हुए, भी घूम ही रहा हूँ, कुछ लोगों से बात हुई तो, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार नहीं आते बीजेपी के साथ तो ये वन साइडेड मामला था। अभी मैं पूरे बिहार के बाद और स्पष्ट तौर पे बिहार घूमने के बाद आपको बता पाऊंगा, लेकिन अभी भी जो दिख रहा है, उनके आने से बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। परिस्थितियां हैं, लेकिन लड़ाई है। चूंकि पिछले कुछ सालों में तेजस्वी ने, अगर आप कहें तो लालू यादव के उस पूरे आवरण से अपने आप को बाहर निकाल करके जिस तरीके से अपना कदम बढ़ाया है, वो एक राजनीति में स्थापित तो हुए ही हैं बिहार के। और ये चुनाव उनके लिए भी करो मरो का चुनाव है, क्योंकि 25 सामने है। इसका सीधा, हालांकि लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में फर्क होता है, लेकिन लोकसभा पहले हो जाए तो विधानसभा में फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो इसलिए तेजस्वी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है बिहार में। मतलब लड़ाई बिहार में कठिन है। बिल्कुल कठिन है। चलिए सर, आप तो देश के चोटी के पत्रकार हैं, पत्रकारिता का जो क्षरण हो रहा है उस पर कुछ बताएंगे? समाज का क्षरण हो रहा है और मैं उससे हम भी अछूते नहीं हैं। हम भी अछूते नहीं हैं। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, मैं कहता हूं लोगों को, जब हम लोग छोटे थे तो जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव के पीछे एक स्कूल, उसका ग्राउंड था। उस ग्राउंड में हम लोग खेलते थे। तो शाम जब हो जाती थी तो मान लीजिए खेल के थक गए तो शाम में बैठ गए वहां, तो उस रास्ते से कोई भी आदमी किसी दूसरे गांव का जाता था ना ज्ञानेश्वर जी, तो वो कहता था कि अरे क्या करता रहो लोगो, घर जा। अब वो खत्म है, तो समाज में खत्म है। अब वहां पे जो बच्चा बैठा होगा वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, पॉर्न मूवीज देख रहा है बैठ के ग्राउंड में, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जब समाज को मतलब नहीं है तो धीरे धीरे यही क्षरण है, तो ये परिदृश्य तो हर जगह दिखेगा।
तो आप समझिए, क्योंकि आप भी उस दौर को देखे होंगे कि गांव के बुजुर्ग सबके गार्जियन हैं, अब नहीं है। अब उम्रदराज लोग बच्चों के साथ, अगर वो खराब लोग हैं तो खराब काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये समस्या तो पूरे समाज में हुई है, तो उसका सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, मीडिया पे भी दिख रहा है। यूट्यूब के सशक्त होने पे पत्रकारिता में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रयास बहुत मजबूत हो रहा है। जैसे आप ही लीजिए, आपने इतनी पत्रकारिता की है, आप बहुधंधी व्यक्ति हैं, आप बहुत तरीके से समाज से जुड़े रहते हैं, और उसके बाद आप आज यूट्यूब का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। मैं भी अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए ही पूरे देश में भी घूम रहा हूं, तो बदलाव तो होगा, क्योंकि ये अभी जैसे टेलीविजन था कुछ साल पहले तक, जब हम लोग टेलीविजन पत्रकारिता में, अगर 25 साल पहले की बात करें, हम लोग आए तो लोग कहते थे कि टेलीविजन बच्चा है अभी। हालांकि टेलीविजन की भ्रूण हत्या हो गई, वो बच्चा ही रह गया। वो परिपक्व दुनिया के टेलीविजन की तरह हिंदुस्तान का न्यूज, खास तौर पे एंटरटेनमेंट तो हुआ ही नहीं, न्यूज भी नहीं हो पाया। इसमें गुंजाइश है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हालांकि एक चीज मैं जो देखता हूं, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट इस पूरे माध्यम का, डिजिटल का, कि जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो लोग ज्यादा देखते हैं। अब आप आज नीतीश कुमार के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने लगे तो आपका देखिए व्यूज कितने आ जाएंगे। तेजस्वी के बारे में बोलने लगे, आ जाएंगे। मोदी को गाली देने लगे, आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छी बातें, अच्छा मैं चापलूसी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर अच्छी बातें जो बिल्कुल बेहतर सटीक हो, तो थोड़े से धीरे 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 चीजें उठती हैं। ये स्टेडी है, ये ग्रोथ मजबूत होगी। जब एस्टैब्लिश हो जाएगी तो ये मजबूत होगी, यही लगता है। तो ये नहीं लगता है कि कॉरपोरेट के चंगुल से जर्नलिज्म धीरे धीरे आजाद हो रहा है? देखिए, अभी हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल अपने दर्शकों से कहूंगा, और सबसे मैं कहता हूं कि इस देश का नागरिक बताए कि इस देश की मीडिया को सशक्त करने के लिए अपनी जेब से कितने पैसे खर्च। मैं इंग्लैंड में रहता हूं, बहुत एक आसान चीज मैं बताऊं आपको, वहां पे एक सिस्टम है लाइसेंस का। आपके घर में टीवी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आप डिजिटल माध्यम पे, यूट्यूब पे, किसी भी माध्यम पे आप लाइव देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं, या सपोज मान लीजिए आज तक या इंडिया टीवी या CNN, कोई भी चैनल आप लाइव देख रहे हैं, तो आपको एक सर्टन पैसा, तकरीबन 15 पाउंड, यानी हिंदुस्तान के 1500-1700 रुपए हो गए, महीने के आपको देने होते हैं। सरकार नहीं लेती है वो पैसा, वो बीबीसी को जाता है। तो बीबीसी के पूरे फंडिंग में एक हर किसी व्यक्ति की भागीदारी है। हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम कोई 2 रुपया खर्च कर, ये सिस्टम तो वहां की सरकार ने बनाया है ना? वहां की सरकार ने बनाया है। तो ये सिस्टम हमारी सरकार को भी बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, और लोगों को इसमें भागीदारी देनी चाहिए। देखिए, जब तक हमारी आपकी भागीदारी से कोई माध्यम खड़ा नहीं होगा, हमारी आपकी बात ही नहीं करेगा। भाई आप चलिए, आप दूसरे व्यवसाय से आप कुछ पैसा कमा, आपको मालूम है ना, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप क्या करोड़ों रुपए तो कमा नहीं रहे, अभी तो लगा रहे हैं। तो ये बहुत सालों तक आप लगाएंगे, फिर कुछ पैसे आपके पास आएंगे। फिर बहुत सारे लोग बीच में टूट जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। आप देखिए, कल को अश्लील भोजपुरी गाने चला दीजिए, कल को देखिए यूट्यूब पे व्यूज आ जाते हैं। तो ये जो पत्रकारिता को, मतलब उसके चंगुल से छूटने का है, इसमें लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं बार बार कहता हूं, जेब से कुछ पैसे पब्लिक को निकालने चाहिए। 1 रुपया निकालिए, 1 सिक्का निकालिए, अपने ताकत से निकालिए, और जिस भी माध्यम को आप पसंद करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे या ज्ञानेश्वर जी को दीजिए, जिस भी माध्यम को पसंद करते हैं उस माध्यम को आप दीजिए। जब आपके पैसे से वो माध्यम खड़ा होगा, आपकी बात करेगा। मुझे लगता है कि जब ये स्थिति पैदा होगी तो निश्चित तौर पे समाज में जो छिपी हुई चीजें हैं वो चीजें बाहर आएंगी। नहीं, मेरा कहना सिर्फ एक चीज ये है कि जैसे आज हम दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम तटस्थ हैं, तो वो निष्पक्षता और तटस्थता नहीं दिखती है, ये चिंता का विषय है। देखिए, पत्रकारिता के लिए मेरा एक हमेशा से कहना है, बहुत लोग इसका विरोध करते हैं ज्ञानेश्वर जी, मैं हमेशा कहता हूं कि पत्रकारिता में निष्पक्ष होना नपुंसक होना है। पत्रकारिता की निष्पक्षता का मतलब है कि आप जनपक्ष की बात करिए। जनपक्ष की बात करते हुए आप किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल की तरफ झुके हुए नजर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात जनपक्ष की होनी चाहिए। लोगों ने क्या कह दिया कि पत्रकारिता का मतलब है सरकार का विरोध करो। अरे नहीं है,
लोगों ने कह दिया कि पत्रकारिता का मतलब है कि फला चीज का विरोध करो। बिल्कुल नहीं है। फला का विरोध करने से या फला का समर्थन करने से या फला पार्टी, फला नेता, फला व्यक्ति का समर्थन विरोध करने से जनता को क्या लाभ है, वही पत्रकारिता है। एग्जैक्टली, जनता सर्वोपरि। पब्लिक को नहीं मिल रहा है कुछ तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो ये थे अनुरंजन झा जी, जिनका स्टैंड हमने आपको दिखाया। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी ने पत्रकारिता का भी बहुत क्षरण किया है। हम जब किसी अश्लील चीजों को परोसते हैं तो उसके व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, और जब उसमें जो प्रासंगिक बातें होती हैं उसको देखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।